वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नरेंद्र मोदी 3.0 यानी कि तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। बिहार से कितने मंत्री होंगे सामने आ चुका है। देश के सभी मंत्री जो होने वाले हैं शपथ ले चुके हैं, मगर कई सवाल हैं जिन पर सस्पेंस अभी बाकी है। नीतीश कुमार आखिर 2 मंत्री पदों पर कैसे मान गए, क्योंकि जो खबरें चल रही थी वो तो 4 मंत्रालय तक की थी। तो अब जो 2 मंत्री मिले हैं, क्या नीतीश कुमार उससे खुश हैं? क्या नीतीश कुमार के मन में अभी कुछ और चल रहा है? आखिर बीजेपी से उनकी क्या बातचीत हुई कि जो वो 2 मंत्री पदों पर मान गए? संजय झा का नाम बहुत चल रहा था, बड़े करीबी बताए जाते हैं नीतीश कुमार के हाल के दिनों में, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? इसके अलावा और कई सवाल हैं जिनके आज जवाब देने का प्रयास हम करेंगे बिहार से जुड़े, और हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। मंत्रिमंडल तय हो गया है, देश में कौन मंत्री बनेंगे, 72 मंत्री शपथ ले चुके हैं। साथ ही साथ बिहार के हिस्से जो 7 मंत्री आए हैं वो भी शपथ ले चुके हैं, मगर सवाल अब भी कई बाकी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार आखिर 2 मंत्री पदों पर कैसे मान गए? चल तो बात 4 मंत्री पद तक की थी, 7 नहीं 8 मंत्री। 8 मंत्री पद। जी जी। देखिए, नीतीश कुमार 2 मंत्री पद पर क्यों मान गए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। पर इसका जवाब देने से पहले मैं 1-2 बात जरूर बताना चाहूँगा। नीतीश और संजय झा कल दोनों एक साथ बैठे हुए थे, पर दोनों के चेहरे पे खुशी नज़र नहीं आ रही थी। हिस्सा जरूर ले रहे थे, पर मैं दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं देख पा रहा था। तो निश्चित तौर पर मैं एक बात जरूर समझ रहा हूँ कि जो उम्मीदें शायद उनको होगी कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनको जो हिस्सेदारी केंद्र में मिलेगी, मुझे वो मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि आप बिहार बीजेपी से 4 मंत्री बना रहे हैं 12 सीटें जीत करके, और जेडीयू के 2 ही मंत्री बन रहे हैं। तो ये भी एक सवाल है जिसका जवाब कई लोग इस तरीके से दे सकते हैं कि देखिए, उनकी कम संख्या है लेकिन मुख्यमंत्री तो वही है ना, मंत्री पद बराबर का ही है ना, तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ तो कम से कम हमें चलाने दीजिए, इसमें आप कुछ मत बोलिए। इस तरह की बात निश्चित तौर पर लोग करते हैं। लेकिन आप ऐसे देखेंगे कि कोएलिशन पॉलिटिक्स में खास तौर पर जो इम्पोर्टेंट एलाई होते हैं उनकी खूब चलती है, और जिस तरह की चर्चा थी कि इतने मंत्री कम से कम जरूर होंगे, उतने मंत्री बनते हुए तो दिखे नहीं। इसलिए निश्चित तौर पर यह चर्चा है कि नीतीश कुमार 2 ही मंत्री पर क्यों मान गए। जी। अब इसका जवाब मैं इस तरीके से आपको दूंगा। मुझे जो जानकारी है, मुझे जानकारी यह है कि नीतीश कुमार कई बार इधर उधर कर लिए, थक गए, और थक गए तो अब उन्होंने ये एक तरीके से तय कर लिया कि अब अगला विधानसभा चुनाव लड़ना है, और विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कुछ केंद्र से लेना है, जिसमें स्पेशल स्टेटस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, और उन सब की तैयारी के बाद ही चुनाव में जाना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री के तरफ से, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के तरफ से एक बार नीतीश कुमार को समझाया गया कि हम यहां पर जैसे सरकार चला रहे हैं, हम चलाने दीजिए। मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि मोदी डाउन हो गए, हम ड्राइविंग सीट पर दिखें और हमें उस पर ही दिखना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जब शपथ पत्र दिया जा रहा था तो नीतीश कुमार ने भाषण दिया कि हम लोग आपको बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, आप आगे बढ़िए, अच्छा होता आप आज ही शपथ ले लिए होते। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं मैं जब शपथ इनको 9 तारीख को लेना था, और ये बात जब पार्लियामेंट्री जब एनडीए के नेताओं की मीटिंग हो रही थी, तब की बात मैं कर रहा हूं। अब देखिए, जो मेरी जानकारी है उसमें ये बात बहुत समझ करके जो छन करके आ रही है वो ये है कि एनडीए के तरफ से, खास तौर पर बीजेपी के तरफ से नीतीश कुमार को समझा लिया गया
कि ज्यादा रस्साकसी होगा तो मैसेज ये जाएगा कि मोदी वो नहीं रहे जो मोदी थे, और इससे देश ही नहीं बल्कि बाहर भी गलत मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, विरोधियों के बीच में भी गलत संदेश जाएगा, और इसका फायदा नहीं, इसका नुकसान होगा। इसका नुकसान बिहार में भी होगा, इसका नुकसान झारखंड में भी होगा, इसका नुकसान हरियाणा में भी होगा, इसका नुकसान तमाम जगहों पर होगा जहां पर विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए ये बात जो कही गई बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा, जो कि तमाम तरह की बातों में लगे हुए थे, अपने एलाइज के साथ बात कर रहे थे, लगातार मीटिंग का सिलसिला चल रहा था, मुझे लगता है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस बात में आ गए। और निश्चित तौर पर फिर भी नीतीश कुमार जो उम्मीद कर रहे थे कि तीन पद तो मिलेगा, मंत्री पद, वो नीतीश कुमार को मिला नहीं, और शायद नीतीश कुमार इस वजह से कहीं ना कहीं खुश तो नहीं दिख रहे थे। कल उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था जिस वजह से कहा जाए कि वो खुश है, और खास तौर पर तब जब उनके दाहिने बैठे हुए संजय झा के चेहरे पर भी खुशी नजर नहीं आ रही थी, जबकि ये माना जा रहा था कि संजय झा भी मंत्री बनेंगे, ये तय है। पर किसी ने नहीं सोचा था कि जेडीयू के कोटे में सिर्फ 2 मंत्री पद जाएगा। इसलिए मुझे जहां तक जानकारी है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार को समझा लिया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले आपको जो कुछ चाहिए वो हम पूरी मदद करेंगे, बिहार का बचा खुचा काम भी हो जाएगा, लेकिन केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री चला रहे हैं, उनके नेतृत्व में चल रहा है, वो किसी दबाव में नहीं है, वो खुले तौर पर सरकार चला रहे हैं, ये मैसेज जाना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह की रस्साकशी, किसी भी तरह का दबाव दिखना नहीं चाहिए। बाकी हम अपने तमाम एलाइज के साथ न्याय करेंगे, उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। मुझे लगता है इसलिए समर्थन पत्र दे दिया गया, और समर्थन पत्र के बदले जो 2 मंत्री पद दिया गया है उससे अभी बातें तो खुल करके सामने नहीं आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जेडीयू में के कैंप में खुशी तो नहीं, क्योंकि अगर आप जेडीयू कैंप की बात करें तो संजय झा के चांस बहुत ज्यादा थे जी। कहा यह जा रहा था कि एक कुशवाहा समाज से भी मंत्री हो सकता है, वो भी कोई नहीं हुआ, क्योंकि जेडीयू का आधार वोट बैंक तो लव और कुश दोनों है ना। और इस बार जिस तरीके से मतलब कुशवाहा में लालू प्रसाद यादव ने सेंधमारी करने का प्रयास किया, और उसमें वो कई जगह सफल भी हो गए, और बहुत जगह बीजेपी एनडीए जीत भी गई, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था, मार्जिन बहुत कम था। तो इस बात से समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव पर इसका खासा असर पड़ेगा, इस बात को आप तय मानिए। और इसलिए मैं जो देख पा रहा हूं उसमें एक बात बहुत साफ देख पा रहा हूं कि अभी तो माने हुए दिख गए हैं, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं है, और नाराजगी की लकीरें उनके चेहरे पर कल साफ नजर आ रही थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर नाराज नहीं थे तो खुश भी नहीं थे, वो दिख रहा था। बिल्कुल, मगर बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि पिछली बार जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तब नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे, कल शामिल हुए हैं, और जैसा कि पंकज जी कह रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उतने संतुष्ट हैं। अब बीजेपी की तरफ से कैसे उनको मना लिया गया, ये पंकज जी ने बताया कि कैसे बताया गया कि अगर हम कमज़ोर दिखेंगे, हमारे में जरा भी टसल टूट फूट नजर आएगी तो उससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा विपक्ष के सामने भी और वैश्विक स्तर पर भी। शायद नीतीश कुमार इसके लिए मान भी गए। बाकी नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये पंकज जी ने बताने का प्रयास किया कि वो विधानसभा चुनाव देख रहे हैं, और उसके पहले केंद्र से क्या डिमांड्स पूरी हो सकती हैं उसकी तरफ उनकी लगातार नज़र है। और ये हाल में उनका जो ट्वीट आया शपथ ग्रहण के बाद उसमें भी झलक रहा है, उसमें भी वो बिहार की बात कर रहे हैं। और जब एनडीए का नेता चुना जा रहा था तब भी अपने भाषण में नीतीश कुमार ने बिहार की बात की थी कि आप बन ही रहे हैं और बिहार का जो बाकी है वो सब भी पूरा कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है बिहार पे फोकस ज़्यादा है। 2 पॉइंट्स आपने और उठाए, एक तो संजय झा का मसला। हम जब चर्चा करते थे चुनाव से पहले, जब चुनाव चल रहे थे उस दरमियान भी, तो संजय झा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी के तौर पे आता था। जेडीयू और बीजेपी के बीच जो दोस्ती हुई उसमें उनका नाम बड़ा आता था, इंपॉर्टेंस से लिया जाता था, और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पुल का काम किया, नीतीश कुमार को कन्विंस किया बीजेपी करीब लाने में। उसके बाद मगर जब फाइनल हुआ तो नाम आया ललन सिंह का। वो ललन सिंह जिनको एक वक्त आरजेडी के करीबी बताया जाता था, वो खुश भी बताया जाता है कि तब नहीं थे जब नीतीश वापसी कर रहे थे, कैसे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गया, बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई। संजय झा कहाँ चुक गए? देखिए, जहां तक संजय झा का सवाल है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, संजय झा के नहीं बनने से मिथिलांचल में बहुत नाराजगी है। अच्छा। एक बात ये जरूर है कि सतीश चंद्र दुबे को बनाया गया,
तो ब्राह्मण कोटे से तो एक को बना दिया गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मिथिलांचल के ब्राह्मण अपने को अलग तरह का ब्राह्मण मानते हैं और मिथिलांचल की पॉलिटिक्स एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। जब मैं बिहार के चुनाव प्रचार में घूम रहा था तो मैं जब मिथिलांचल गया तो ऐसे ही वहां पर बहुत लोगों के बीच में नाराजगी थी। नाराजगी की बड़ी वजह ये थी कि एक तो मिथिला यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। दूसरी नाराजगी की वजह यह थी कि वहां एम्स लाने की बात थी, एम्स वहां पर पहुंचा नहीं और गलत तरीके से बयान दे दिया गया कि एम्स आ चुका है। तीसरा कहा जा रहा था कि दरभंगा एयरपोर्ट बन तो गया है लेकिन एयरपोर्ट उस तरीके से तैयार नहीं हुआ जिस तरीके से तैयार होना चाहिए। तो अभी भी जो आवाजाही है प्लेन का वो उस तरीके से शुरू नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें थी, इस तरह की मांग थी। और चौथा सबसे बड़ी मांग ये थी कि जिस तरीके से शहर डूब जाता है बरसात में और उसका कोई उपाय नहीं हुआ और बाढ़ का कहर जो इधर के लोगों को देखने को मिलता है, सालों से ये मांग लंबित है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कुछ किया नहीं जा सका। और उसके ऊपर से संजय झा को मंत्री नहीं बनाया जाना, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के बीच में अच्छा मैसेज नहीं गया है। मिथिलांचल में ब्राह्मणों की संख्या बहुत अच्छी है। ये माना जा रहा था कि अगर संजय झा भी नहीं बने तो बीजेपी अपने कोटे से गोपाल जी ठाकुर को बना सकती है जो कि दरभंगा से सांसद बने। उनके नाम की चर्चा बहुत तेज थी लेकिन उनको बनाया नहीं गया। इसलिए संजय झा का नहीं बनना निश्चित तौर पर लोगों को हैरान करता है। संजय झा खास तौर पर वो शख्सियत माने जाते हैं, चाहे वो 2017 की सरकार हो चाहे 2023-24 में जो ये सरकार फिर से एनडीए में आई है, उसमें संजय झा की बड़ी भूमिका थी। ऐसे में संजय झा अलग थलग पड़ गए, ललन सिंह मंत्री बन गए, रामनाथ ठाकुर अति पिछड़े समाज से बन गए लेकिन संजय झा नहीं बन पाए। संजय झा कल आए जरूर थे, बैठे थे नीतीश कुमार के साथ, बगल में बैठे थे, पर उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। इसलिए संजय झा का भी नहीं बनना एक बड़ा न्यूज़ है। बिहार में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनडीए की सरकार बन रही है तो संजय झा बड़ी भूमिका में जरूर होंगे, लेकिन संजय झा का नहीं बनना कहीं ना कहीं लोगों को हैरान जरूर कर रहा है। वैसे संजय झा राज्यसभा में आए हैं, कहा यह जाता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सेतु का काम अगर कोई करेगा तो उस भूमिका में संजय झा ही होंगे। लेकिन अब ललन सिंह को पद मिला है और ललन सिंह का पिछले कुछ समय में व्यवहार भी बदला है, उनके बयान भी बदले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने से पहले उन्होंने खुलेआम कहा था कि बिना शर्त हम समर्थन दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिस ललन सिंह पर पहले आरोप लग रहे थे कि उनकी लॉयल्टी जो है लालू प्रसाद के तरफ ज़्यादा है, वो ललन सिंह क्या अब अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करेंगे? जिस सरकार में मंत्री हैं उस सरकार में लॉयल होकर के मंत्री बने रहेंगे? उनकी भूमिका किस तरह की होगी? इन तमाम बातों की चर्चा बहुत है, पर बड़ा सवाल यह है कि संजय झा को मंत्री नहीं बनाया गया। ये हैरान सबको कर रहा है क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी और जेडीयू को नजदीक लाने में संजय झा की भूमिका रही है। ऐसे में संजय झा को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इस बारे में चर्चा बहुत जोर शोर से बिहार में चल रही है और मिथिलांचल में इसको लेकर के नाराजगी भी। बिल्कुल, और देखने वाला होगा भी कि भविष्य में उनका क्या रोल रहता है, क्या किसी विस्तार में उनको जगह मिलती है या 2 सीटों पर ही नीतीश कुमार पूरी तरीके से मान गए हैं। ये सवाल लगातार मुझे लगता है बिहार की राजनीति में उड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक सवाल और है, बिहार की जब पॉलिटिक्स की बात होती है, आपने भी जिक्र किया, तो कुशवाहा वोटरों को लुभाने की बात या उनको अपनी टेरिटरी में शामिल करने की बात हर तरफ से होती है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से चुनाव हार गए और उसके बाद आपने जेडीयू के फैक्टर बताया कि लव कुश वाली पॉलिटिक्स करते हैं वो, तो कुश माने कुशवाहा। और इस बार जो मंत्रिमंडल बिहार से बना है उसमें कुशवाहा समाज से कोई नहीं है। तो ऐसे में आप इसको कैसे देख रहे हैं कि अब आने वाला विधानसभा चुनाव, उससे पहले कुशवाहों की पॉलिटिक्स कैसे साधेंगे? देखिए, ये एक गंभीर विषय है एनडीए के लिए भी, और एनडीए के लिए गंभीर विषय इसलिए भी है क्योंकि एनडीए ने सम्राट चौधरी को नेता बनाया जी। खास तौर पर आप बीजेपी की बात करें तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री भी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। और जहां तक सम्राट चौधरी का प्रभाव है तो वो प्रभाव बहुत असरदार बहुत जगह नजर आया नहीं।
और इस वजह से ये सवाल उठने लगा कि सम्राट चौधरी, ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल सम्राट चौधरी के विरोधी और तमाम वो लोग कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से एक भी कुशवाहा को लोकसभा का टिकट क्यों नहीं मिला। ये सवाल आप चुनाव में घूमते, क्योंकि मैं बिहार से घूम करके आया हूँ, तो कई लोगों ने इस सवाल को उठाया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि औरंगाबाद में जिस तरीके से लालू प्रसाद ने, जो कि मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर एक अभय कुशवाहा को उतार दिया और अभय कुशवाहा मिनी चित्तौड़गढ़ में एक राजपूत उम्मीदवार सुशील सिंह को हराने में सफल रहे। उसका असर ये हुआ कि औरंगाबाद के बगल में ही काराकाट है, काराकाट में राजपूत पवन सिंह के तरफ चले गए और पवन सिंह के तरफ चले गए तो उपेंद्र कुशवाहा हार गए। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर हारे तो आप आरा चले जाइए, आरा में फिर यही नुकसान उठाना पड़ा आरके सिंह को। तो आप देखें औरंगाबाद की एक राजनीति ने कई सीटों पर प्रभाव डाल दिया। लालू प्रसाद ने ये कोशिश नवादा में भी की, नवादा में भी एक श्रवण कुशवाहा को उन्होंने उतार दिया, उसमें भी लालू प्रसाद कामयाब होते दिख रहे थे, लेकिन आरजेडी से ही एक जिसको कह सकते हैं विरोधी, जिसको जो कि वो मानते थे कि उनको चुनाव में टिकट मिलना चाहिए था, उनको टिकट वहां मिला नहीं, तो आरजेडी से ही एक उम्मीदवार खड़ा हो गया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, जिसने आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि नवादा में उनका राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक रसूख बहुत ज्यादा है और वो आरजेडी को वहां हराने में कामयाब हुए, इसलिए बीजेपी जीत पाई। लेकिन आप आरजेडी की रणनीति को देखेंगे तो पूरे 8 सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा गया। मतलब ओबीसी में बिहार में नंबर 2, आप अगर संख्या के हिसाब से देखें तो ओबीसी में कुशवाहा का नंबर 2 आता है। अब नंबर 2 की हैसियत रखने वाली पार्टी से अगर एक भी केंद्र में मंत्री नहीं बनता है और जिस तरीके से आरजेडी 8-8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, तो मुझे लगता है ये सवाल तो बड़ा बना ही है और लोग सवाल इस बारे में उठा रहे हैं कि क्यों नहीं जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी की दूसरी दलील है, बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनका आधार वोट बैंक लव कुश है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी हैं, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, तो यहां तो साफ ही दिख रहा है लव और कुश। इसलिए केंद्र में सब जाति के लोगों को मंत्री बनाना तो संभव है नहीं। हमने राज्य की सत्ता में उनको बहुत ज्यादा प्रमुखता दी हुई है, तवज्जो दिया हुआ है और सत्ता उन्हीं के हाथों में, इसलिए इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। आरजेडी जबरदस्ती का तूल दे रही है, इसलिए वो ठीक है, कुछ सीटों पे वो कामयाब हो गई है, लेकिन विधानसभा सीट पर ये बहुत ज्यादा कामयाब होने वाला नहीं है। लेकिन सौरभ, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कुशवाहा बहुत पॉलिटिकल कास्ट है, बहुत तरीके से वोटिंग करता है। आप विधानसभा चुनाव में भी देखें, जहां उसके स्थानीय उम्मीदवार जिस पार्टी से थे उसको उसने वोट किया है, और जहां पे नहीं रहे हैं वहां पर वो एनडीए के वोटर्स माने जाते हैं। लेकिन इस लोकसभा में, बिहार में भी कुशवाहा एनडीए के 100% वोटर हैं। ये मिथक अब टूट चुका है, ये जो बात कही जाती थी वो टूट गया है, और इसी का परिणाम है कि कई जगह पर आप आरजेडी और एनडीए के बीच में जो जीत और हार का फर्क देखते हैं वो बहुत कम हो चुका है। मार्जिन बहुत कम हुआ, जहां 2.5 लाख होता था वहां 1.5 लाख पे आ गया है, 1.25 लाख पे आ गया है, 60,000 पे आ गया है, तो इसका बड़ा असर दिखता है। अब आप देखें उजियारपुर में आलोक मेहता चुनाव लड़ते हैं नित्यानंद राय के खिलाफ। नित्यानंद राय चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या होती है? पिछली बार वो 2 लाख से ज्यादा वोट पर जीतते हैं, इस बार लाख से कम पे पहुंच जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कुशवाहा फैक्टर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां से नित्यानंद राय के खिलाफ आलोक मेहता चुनाव लड़ रहे होते हैं। उसी तरीके से आप समस्तीपुर में भी देखेंगे तो समस्तीपुर में सांबवी चौधरी बेहतर तरीके से चुनाव जीती हैं, लेकिन वहां भी कुशवाहा फैक्टर पूरे तरीके से एनडीए के पक्ष में काम नहीं किया। एनडीए से कुशवाहा दूर जा रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुंगेर में तो बाकायदा धानुक और कुर्मी, मतलब आप समझ लीजिए नीतीश कुमार, अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में थी। वहां भी कुशवाहा
अनीता देवी के पक्ष में ज्यादा जाते हुए दिखे, नवादा में श्रवण कुशवाहा के पक्ष में ज्यादा जाते हुए दिखे। इस तरीके से जो एनडीए के वोटर हैं, स्थानीय तौर पर एनडीए के वोटर जो माने जाते थे, उन्होंने स्थानीय उम्मीदवार को देखा, उन्होंने सम्राट चौधरी को नहीं देखा जी, या उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं देखा, क्योंकि कई जगहों पर जो वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो उसमें साफ आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। इससे एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि कुशवाहा समाज से किसी को मंत्री नहीं बनाना, निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज के बीच में अच्छा मैसेज जाएगा, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव में ठीक है ये दोनों चेहरे होंगे, इन दोनों के चेहरे के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या इससे कुशवाहा समाज प्रभावित होगा? क्या इस पक्ष में वोट करेगा? क्योंकि आरजेडी तो तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। तब ये देखना दिलचस्प होगा कि उस समय स्थानीय तौर पे कितना विधानसभा टिकट कुशवाहा को दिया जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पार्टी उसमें संतुलन बिठाने का काम करेगी। लेकिन मंत्री पद नहीं दिया जाना, वो इस बार मैं आपको ये बता सकता हूं कि निश्चित तौर पर सवाल कई उठ खड़े हो रहे हैं कि भाई कुशवाहा को क्यों नहीं मंत्री पद मिला। ये भी सवाल उठ रहा है राजपूत को मंत्री पद क्यों नहीं मिला। कुशवाहा में चर्चा भी थी कि सुनील कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जेडीयू को 2 ही सीटें मिली, 2 ही मंत्री पद मिला, उसमें एक ललन सिंह बन गए और दूसरे अति पिछड़े समाज से रामनाथ ठाकुर बन गए। इसलिए जब बात आती है कि कुशवाहा भी रह गए, संजय झा भी रह गए, इस तरह की चर्चा हो रही है, और बीजेपी से ये चर्चा हो रही है कि किसी राजपूत के उसको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से राजपूतों को मंत्री बनाया है, 2 राजपूत बनाए, 2 राजपूत को बनाया है, सिंह और राजनाथ सिंह। हाँ, लेकिन बिहार में जगह नहीं दिया है। तो बीजेपी के दिमाग में कुछ और सोच होगा मेरे ख्याल से, लेकिन राजीव प्रताप रूडी कंटेंडर थे, जनार्दन सिग्रीवाल कंटेंडर थे, आरके सिंह चुनाव हार गए, नहीं तो आरके सिंह जीते होते तो वो बहुत बेहतर परफॉर्मर थे, प्रधानमंत्री की नज़र में उनका भरोसा बहुत, उन पर भरोसा बहुत ज़्यादा था, वो जीते होते तो मुझे लगता है कास्ट से ऊपर उठ करके उनको प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर मंत्री जरूर बनाते, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। बिल्कुल। अब एक और सवाल मुझे लगता है लोगों के मन में होगा कि पता तो चल गया मंत्री कौन, अब मंत्रालय कौन सा होगा, इसको लेकर कोई खबर? देखिए मंत्रालय कौन होगा, क्योंकि अमूमन एनडीए इतना देर तो करती नहीं है, बीजेपी इतना देर करती नहीं थी, लेकिन अंदर खाने कुछ ना कुछ रस्साकशी चल रहा है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन कुछ इंडिकेशंस हैं जो हमको साफ पता चल रहा है। जैसे कल टेरर अटैक जम्मू में हुआ जी, तो आपने देखा कि उसको लेकर के मीटिंग या बातचीत तुरंत किसने की, तो अमित शाह ने की। मतलब ये साफ दिख रहा है कि अमित शाह फिर से गृह मंत्री बन रहे हैं। जहाँ तक सवाल है परिवहन, रोड और इसकी, तो वो भी मुझे जानकारी मिल रही है कि नितिन गडकरी काम कर रहे हैं, लेकिन मंत्रालय को लेकर के कहीं ना कहीं रस्साकशी तो चल रहा है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनसीपी को दिया जा रहा था, उसको लेकर के उन्होंने मना कर दिया। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि भाई वो तो पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। इसलिए जहाँ तक सवाल है कि बिहार को क्या मिलेगा, तो बिहार में जो ललन सिंह है उनका जो रेलवे पर है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अपना कैबिनेट बनाया है, लोगों को ओथ दिलवाया है और ये भरोसा दिलाया है कि भाई हमको ड्राइविंग सीट पे दिखने दीजिए, ये नहीं दिखना चाहिए कि हम मजबूर प्रधानमंत्री हैं तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। पर इस सब के बावजूद अभी तक मंत्री पद का डिक्लेरेशन नहीं होना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है ललन सिंह की पहली प्राथमिकता होगी कि रेल मिले, जेडीयू चाहेगी कि रेल मिले, लेकिन मुझे शक है कि ये लोग रेल देना चाहेंगे, क्योंकि रेल मंत्री के तौर पर ये अश्विनी वैष्णव से अगले 10 साल का खाका तैयार कर चुके हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक तैयार होना चाहिए, तो मुझे ये दिखता है। लेकिन उसके बाद अगर कुछ दिखता है तो मुझे लगता है कि क्या इनको
कृषि मंत्रालय मिल सकता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय मिल सकता है। वो कौन से मिनिस्ट्रीज हैं जो इनको मिल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए सवाल कई उठ खड़े हो रहे हैं। जब तक पुख्ता तौर पर मंत्री पद नहीं मिल जाता, मुझे लगता है अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन मेरी जानकारी में अगर रेल नहीं मिला तो ग्रामीण विकास मंत्रालय पर जेडीयू का जोर जरूर होगा और जेडीयू उससे कम पर मानेगी भी नहीं। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा और उम्मीद लगाई जा रही कि आज शाम तक शायद ये तस्वीर साफ हो जाए कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला। जो जानकारी आएगी बिहार से जुड़ी, देश से जुड़ी, आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।